आशितानो जो के पैकेजिंग से तुम्हें ये एक टिपिकल स्पोर्ट्स मांगा स्लैश एनिमे लगेगा। और हाँ, ये एक बॉक्सिंग मांगा ही है, लेकिन एक बार उस पैकेज के अंदर के प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चालू करोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि ये एक बॉक्सिंग स्टोरी नहीं बल्कि एक बॉक्सर की लाइफ की स्टोरी है। तुम पहले चैप्टर से कैरेक्टर्स को रिंग के अंदर एक दूसरे को फोड़ते हुए नहीं पाओगे। पहला चैप्टर हटाओ, स्टोरी के पहले आर्क में तो दूर दूर तक बॉक्सिंग रिंग तक नजर नहीं आएगी और 30 से 40 चैप्टर्स तक की मेन कैरेक्टर जो याबुकी प्रोफेशनल रिंग में कदम तक नहीं रखेगा। तो किस बात का बॉक्सिंग एनिमे ना? वही तो, स्टोरी के शुरुआत में जो को भी बॉक्सिंग में कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है। बॉक्सिंग से ज्यादा उसे चोरी, गुंडागर्दी और फट्टेबाजी रास आती है। तुमने कहानी चालू कॉम्बैट स्पोर्ट पढ़ने के लिए की थी और यहाँ इस सड़क छाप हरामखोर पेटी क्रिमिनल को शहर के छोटे बच्चों को बिगाड़ते और लोगों को कौन करते हुए देख रहे होगे। इस क्राइम के लिए उसे जुवेनाइल प्रिजन में डाल दिया जाता है और बॉक्सिंग भाड़ में जाए, ये स्टोरी तुम्हें उसकी पूरे प्रिजन में बिताए समय को भी दिखाएगी। अब ये सब सुनकर अगर तुम्हें लग रहा है ये सब फिलर क्यों दिखाया जा रहा है, असली माल कब चालू होगा, तो तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो। आशितानो जो यही है, ये तुम्हें मजे नहीं देना चाहता, ये तुम्हें एक जुवेनाइल डेलिंक्वेंट की ग्रिटी जिंदगी को बिना कुछ फेर बदल किए दर्शाना चाहता है। ये कोई फील गुड स्टोरी नहीं है कि हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ठान लेगा और मेहनत करेगा तो उसे सक्सेस मिलेगी। तुम्हें कैरेक्टर्स के साथ बैठाला जाएगा और उनकी फ्रस्ट्रेशन फील कराई जाएगी, उनके आक्रोश और निराशा वाले पैनल्स को आराम से समय लेके दिखाया जाएगा। मैंने कहा कि ये कहानी मजे नहीं देना चाहती है, पर आशितानो जो के ये पहले कुछ आर्क्स की कहानी खूबसूरती से पेश और पेस्ट की गई है। एक के बाद एक बिना सांस लेने की जगह दिए तुम्हें जो के बढ़ते शेनैनिगन्स दिखाते जाएंगे। मोमेंटम रुकने का नाम नहीं लेगा। एक पल गली में दंगेबाजी कर रहा है तो अगले पल प्रिजन में। पैनल्स में चीख चिल्ला, गाली गलौज और हाइपर डायनेमिक मोमेंट होते रहते हैं और इस मामले में स्टोरी के आर्ट स्टाइल का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसी रियलिस्टिक डार्क स्टोरी में कार्टूनी कैरेक्टर डिजाइन देने से वो जो की लाउड पर्सनैलिटी पेज के बाहर आने लगती है, लेकिन फिर कॉन्ट्रास्ट में जैसे काम मोमेंट्स तुम्हें दिखेंगे तो तुम्हें अपने आप उस रेयर स्पेशल मोमेंट की ताकत बिना कुछ कहे महसूस होगी। और आशितानो जो सिर्फ इन्हीं लाउड डायनेमिक और काम क्वाइट मोमेंट्स के एक्सट्रीम में रहता है, बीच का कुछ भी नहीं, जो कहानी में या तो हड़बड़ी में रहेगा या फिर अकेले खुद के डिप्रेशन में गुम। और अभी हम बॉक्सिंग में पहुंचे ही नहीं है। अब जो को प्रोफेशनल बॉक्सिंग रिंग में कदम रखना ही रखना है, कहानी इस बारे में। पर ये शुरुआत के स्टोरी आर्क से हमें अपने मेन कैरेक्टर की ब्रैश पर्सनैलिटी और उसकी तेज दौड़ती लाइफ का अच्छे से अंदाजा हो चुका है। तो स्टोरी के लिए कैरेक्टर वर्क खत्म, अब उसके करियर के हाईलाइट का समय आ चुका है। इतनी देर के सेटअप के बाद जब जो पहली बार रिंग के अंदर जाता है और बाकी जनता उसे जिस तरह से परसीव करती है, वो इस सीरीज का सबसे हाइप मोमेंट था। ये दर्शकों को कोई अंदाजा नहीं है कि हम रीडर्स और खुद जो इस मोमेंट का कब से इंतजार कर रहे थे। अगर ये मोमेंट एक दो फाइट्स बाद ही आ जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना आइकॉनिक होता। और ये फाइट्स कहां से शुरू करूं? हर कॉम्बैट स्पोर्ट की दो कहानियां होती है, एक रिंग के अंदर, एक रिंग के बाहर। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड जरूर होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सेम ही हो। रिंग के बाहर की कहानियों की देखो सब तारीफ करते हैं और करनी भी चाहिए। बिना पर्सनल स्टोरी के कोई भी फाइट मीनिंगलेस है, लेकिन जितनी धाकड़ ऑफ रिंग स्टोरी रख दो, अगर एक्चुअल फाइट में सब्सटेंस नहीं है तो कोई फायदा नहीं। और आशितानो जो की हर एक फाइट अपने में ही एक कंप्लीट स्टोरी होती है। अपनी प्रैक्टिस सेशन में चाहे जितनी स्ट्रेटेजी सोच के आ जाओ, लेकिन रिंग के अंदर के केओस में खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाए तो मुंह पे फ्री के गुद्दे खा रहे होगे। आशितानो जो की फाइट्स बॉक्सिंग के इसी थ्योरी पे चलती है। हर फाइट अपने आप में एक पजल की तरह होती है जिसे जो को सॉल्व करना रहता है। कुछ फाइट्स जो सिर्फ अपनी टेनेसिटी से ही जीत जाता है, या कभी कभी अपने ब्रिलियंट स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी से, और कभी कभी तो पजल इतना ज्यादा हार्ड होता है कि जो सही समय रहते उसको सॉल्व भी नहीं कर पाता है। वही बात, ये कोई पावर फैंटेसी स्टोरी नहीं है कि हमारा मेन कैरेक्टर हमेशा जीतेगा ही जीतेगा। उल्टा फेलियर इस कहानी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी फाइट में तुम जो के मिरेकलस कमबैक को देख के हाइप में चीख रहे होगे, तो किसी फाइट में टफ ओपोनेंट के खिलाफ जो की नाकाम कोशिशों में फ्रस्ट्रेट हो रहे होगे। आशितानो जो की रिंग में हो रही फाइट्स की स्टोरी टेलिंग में क्राउड भी एक अहम हिस्सा है और ऑथर ने उस एस्पेक्ट पे भी काफी फोकस दिया हुआ है। अब किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट में क्या चीज एरिना में भीड़ को भरने में मदद करती है? फाइटर्स की स्किल, हल्का हल्का कह सकते हो, कोई अनऑर्थोडॉक्स फाइटिंग स्टाइल, ये भी हो सकता है, लेकिन एक चीज है जो सुअरों की तरह फैन से टिकट्स खरीदवाती है, मुंह बकैती। अगर कोई फाइटर लाउड माउथ हो, अपने प्रोमो में भर के ऐठन अहंकार दिखाने वाला हो, भरी जनता के सामने अपने ओपोनेंट्स की डिसरिस्पेक्ट कर दे, तो उन दोनों फाइटर्स के फैंस तो मैच देखेंगे, लेकिन भारी मात्रा में वहां वो जनता मौजूद होगी जो उस ऐठनबाज फाइटर को हारते हुए देखना चाहती होगी। और अगर वो अनडिफीटेड है तो और बढ़िया, खचाखच रिंग भरी आएगी। कॉनर मैकग्रेगर को ले लो, हार्ड हिटिंग ब्रॉलर के साथ प्योर ऐठनबाज। हर कॉन्फ्रेंस में ये आदमी सिर्फ और सिर्फ ओपोनेंट को डिस करा करता था। ऐसे ही राउंडा राउजी, बिल्कुल अपने हाई हॉर्सेस में रहने वाली। ये दोनों के दोनों यूएफसी के मेन और वुमेन डिवीजन के सबसे पॉपुलर फाइटर थे। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों मुंह बकैत थे। और इनकी इस समय सबसे पॉपुलर फाइट पता है कौन सी है? जिसमें ये दोनों की ह्यूमिलेटिंग हार हुई। खबीब के द्वारा स्लीपर लॉक में कॉर्नर का सबमिट करना और वो मुंह पे गुद्दे भरते हुए खबीब का लेट्स टॉक बोलना कॉर्नर के करियर का सबसे बड़ा हाईलाइट है वो। और राउंडा राउजी का वो ठुड्डी पे हॉली होम्स का स्नैप किक खा के अंधेरा छाना, उस तबाही की तो बात करने में मेरे जबड़ों में दर्द होने लगता है। तो जैसा कि हम सब उन पहले स्टोरी आर्क से ही जान चुके हैं कि जो याबुकी से बड़ा मुंह बकैत उस पूरे स्टोरी में कोई नहीं है। और इस वजह से रिंग में कदम रखने से पहले भी जो अपने प्रोमो, इंटरव्यू और अपने टिपिकल हरामखोरी से बॉक्सिंग वर्ल्ड में काफी पॉपुलर हो चुका होता है। और साथ में उसकी नो गार्ड स्टैंस, अनऑर्थोडॉक्स फाइटिंग स्टाइल ले लो, फिर अपनी सारी फाइट्स में ओपोनेंट को नॉकआउट करना। बॉक्सिंग बिजनेस के लिए चलता फिरता खजाना है और जनता भी उसे काफी पसंद करने लगती है। बस जो याबुकी की फाइट करा दो, भीड़ अपने आप आ जाएगी। लेकिन जैसे ही जो फाइट्स हारने लगता है तो सेम कॉर्नर और राउंडा के साथ जो हुआ,
वही जनता तुरंत 180 मार लेगी, गाली देना चालू हो जाएगा, रिंग पे सामान फेंकने लगेंगे। और ये प्रोफेशनल कॉम्बैट स्पोर्ट का बदसूरत चेहरा दिखाना आशिता जो की कहानी का सबसे जरूरी एस्पेक्ट है। लोगों को फाइटर की हेल्थ और स्पोर्ट के टेक्निकल एस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये एंटरटेनमेंट बिजनेस है। फाइट को फन बनाओ, अब चाहे उसमें किसी की नाक फूटे या जबड़ा। और इसी स्पोर्ट की ग्रिम रियलिटी का रियलिटी चेक जब इस कहानी को तुम्हें देना रहेगा तो दूर से उसका आभास होने के बावजूद भी तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहाँ हम एक फाइटर के करियर के राइज में हार्ट पंपिंग एक्शन देख रहे थे और अगले ही पल अचानक से मेलंखोली छा गई। और ये मांगा फिर से वही बिना एक भी शब्द बोले तुम्हें इन कैरेक्टर्स के डिप्रेस स्टेट का हिस्सा बना देगा। कुछ चैप्टर्स पहले तुम जिन कैरेक्टर्स के लिए हाइप में कूद रहे थे, अब उन्हीं कैरेक्टर्स को उनके लोवेस्ट में देख के तुम सैडनेस में कुछ बोलने लायक नहीं रहोगे। और ये स्विच ये राइटर इतनी फ्रस्ट्रेटिंगली खूबसूरती और पोएटिक वे में करता है। एक स्टोरी आर्क को खूबसूरत बनाना है तो सही सेटअप देख के उनको किसी सेटिस्फाइंग वे में रिजॉल्व कर दो। इस कहानी के राइटर को लेकिन ये करने में जैसे जान जाने का खतरा हो। आशिता जो में किसी भी मेन स्टोरी प्लॉट या सब प्लॉट को टिपिकल क्लोजर नहीं मिलता है। ऑब्वियसली एंडिंग एक्सेप्शन है। रियल लाइफ की तरह उसमें ऑब्स्टिकल्स या कभी कभी कोई आर्क बिना क्लोजर के ही आगे बढ़ा दिया जाता है। हम रीडर्स के साथ खुद जो भी फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा और फिर हम दोनों को इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रह सकती। एग्जाम्पल के तौर पे जो का प्रिजन ब्रेक ले सकते हो। जुवेनाइल प्रिजन में घुसते ही जो का सबसे बड़ा मकसद उससे निकलना है। बस वो अच्छी अपॉर्चुनिटी की ताक में बैठा हुआ है और आखिरकार एक दिन उसे वो मिल भी जाती है। वो पूरा सीन बेहतरीन राइज ऑफ एक्शन था। बढ़िया आइडिया सामने होता निकलने का जेल से, यहाँ तक कि एक साइड कैरेक्टर का सैक्रिफिशियल शाइनिंग मोमेंट भी हो जाता है। सारे स्टोरी टेलिंग डिवाइस हमें मिशन के सक्सेस की ओर ही ले जा रहे। फिर एंड में ये दूसरा कैरेक्टर उसके सारे प्लान्स पे पानी फेर देता है। अब भाई गुस्से में जो उसे पदेलने गया और वो उल्टा खुद पदेल दिया गया। अब प्रिजन और बाहर की दुनिया के फ्रीडम के आगे ये हरामखोर इनमेट खड़ा है। तो वो प्रिजन ब्रेक का गोल जो पहले थोड़ा सा कठिन था, अब इस नए प्रॉब्लम के आने से वो काफी ज्यादा दूर चला गया है। अब चेहरे पे जो डायरेक्ट प्रॉब्लम है वो इस अगले कैरेक्टर को हराना है। तुम देख सकते हैं कि कितनी क्लेवरली वो पिछले प्लॉट को बिना क्लोजर दिए राइटर ने नया प्लॉट इंट्रोड्यूस कर दिया है। उस राइवल इनमेट को हराना ही अब जो का नया मकसद है, जो कि वो अपने पूरे प्रेजेंट टाइम में डिसाइसिवली नहीं कर पाता है और उस इनमेट का सेंटेंस भी ओवर हो जाता है। अब इनकी राइवलरी प्रिजन के फटे रिंग से डायरेक्टली प्रोफेशनल रिंग की तरफ चली जाती है। वही बात दोबारा बिना क्लोजर मिले स्टोरी आगे बढ़ गई और तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होगा, इन कैरेक्टर्स को भी होगा। फिर भी तुम्हें ये स्टोरी कभी भी डिसअपॉइंटिंग नहीं लगेगी। नेचुरल कोर्स में हर चीज लेजिट लगेगी, कुछ भी चीप डिवाइस का यूज नहीं। उल्टा जिस तरह से राइटर ने सीन्स को जोड़ा हुआ है वो तुम्हें सेटिस्फाइंग ना होने के बावजूद भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। इस कहानी के हाफ वे में वन ऑफ द मेजर स्टोरी मोमेंट का एंड होता है जो कि स्टोरी आर्क के पर्सपेक्टिव से तुम्हें बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं लगेगा। इतनी सारी मिक्स्ड फीलिंग से तुम भर जाओगे। एक लॉन्ग रनिंग आर्क को बिना क्लोजर मिले ही खत्म कर दिया गया है, लेकिन उस फाइट के एंडिंग के बारे में तुम अपनी पूरी जिंदगी सोचने वाले हो। वो इतनी ज्यादा पोएटिकली इंपैक्टफुल थी। आशिता जो के फैन समझ रहे होंगे मैं किस वाली फाइट की बात कर रहा। मुझे स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट है, लेकिन किसी भी चीज को कॉन्स्टेंटली फॉलो करना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे फुटबॉल खेलना, देखना और उसके टैक्टिकल एनालिसिस को समझना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन मैंने आज तक कोई भी लीग को पूरी शिद्दत से फॉलो नहीं किया। हमेशा मैचेस के हाईलाइट्स ही देखता हूँ। ऐसी बॉक्सिंग में मुझे काफी बोरिंग लगती थी, पर जब से उसके टेक्निकल एस्पेक्ट में घुसा हूं तब से एक अलग ही चरस लग गई है। एक तो फाइटर्स के मैचेस के डेट्स वगैरह याद रखना, मुझे अपना बर्थडे तो याद नहीं रहता है, तो बस जब खाली समय मिला टाइसन फ्यूरी वर्सेस अलेक्जेंडर उसिक डाल दिया। एक बार में दोनों की सारी फाइट्स देख डाली। ऑब्वियसली लेजेंड्स मोहम्मद अली, जो फ्रेजियर, सनी लिस्टन, इन सबकी तो फाइट देखी है। माइक टाइसन भैया हो गए और फिर लोअर वेट डिवीजन के सुपरस्टार्स मैनी पकियाओ और फ्लॉयड मनी मेवेदर। और जितना ज्यादा मैं बॉक्सिंग, एमएमए जैसे कॉम्बैट स्पोर्ट को देखता आ रहा हूँ, उतना ही ज्यादा मेरे अंदर लड़ाई को लेकर डर बैठना शुरू हो गया है। अभी के डे एंड एज में तो बॉक्सिंग इतनी रूथलेस नहीं रही। फाइट्स के बीच रिकवरी का भी अच्छे से टाइम लिया जाता है। साल में मुश्किल से 1-2 फाइट्स ही होती है, लेकिन मोहम्मद अली, फ्रेजियर, फोरमैन के टाइम पे भाई साहब ग्लैडिएटर फाइट से कम नहीं हुआ करती थी। एक दूसरे को ऐसे भीषण सूत रहे होते थे जैसे अगली सुबह देखने का किसी का मन ही ना हो। और उसी समय की स्टोरी होने के कारण आशिता जो भी वही बॉक्सिंग के खौफनाक टाइम को रिप्रेजेंट करता है। रिंग के अंदर होती फाइट्स के माइंड गेम्स और टेक्निकल नॉवेल्टीज एक्सपीरियंस करने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन आशिता जो उस मजे के डार्क कॉन्सिक्वेंस को स्किप नहीं करता है। उल्टा असली स्टोरी टेलिंग इसकी उसी डार्कनेस को हाई डेफिनेशन में दिखाने की है। ये कोई वो स्टोरी नहीं है कि मुंह पे 100 घूसे खाने के बाद आई हैव नो एनिमीज बोल दोगे। मैं यहाँ विनलैंड सागा का मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसमें 100 घूसे खाओगे तो जिंदगी भर के लिए वो जबड़ा टूट जाएगा। कैरेक्टर सीरियसली इंजर्ड होते हैं, उनकी आईसाइट लूज कर जाती है। फाइट्स के बाद कई महीनों तक की हॉस्पिटलाइज्ड हो जाना, या कोई तो लाइफ टाइम के लिए क्रिपल भी हो जाते हैं। और आशिता जो की स्टोरी में ये सारे लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंस को ध्यान में रख के कैरेक्टर्स रिंग में उतरते हैं। इस कारण पैनल्स में दिखाए गए हर एक पंच का इम्पैक्ट तुम्हारे लिए कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तुम्हारी हमेशा फटी रहेगी, क्योंकि इनमें से कोई भी एक पंच इन कैरेक्टर्स को लाइफ टाइम के लिए ब्रेक कर सकता है। और ये स्टोरी उस थ्रेटनिंग पंच को भी तुम्हें एक बड़े सिंगल पैनल में दिखाएगी और उन कैरेक्टर्स के ब्रेक डाउन को भी। और हर उस मोमेंट में वो सारे मैचेस की हाई इंटेंसिटी तुम्हारे अंदर अचानक से बुझ जाएगी और तुम शांत बैठकर वहां तक की पूरी जर्नी को सिर्फ कॉन्टेम्पलेट करने लगोगे। मेरे हिसाब से आशिता जो की स्टोरी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है। तुम्हें कोई क्रिएटिव प्लॉट स्ट्रक्चर या आइडिया नहीं देखने को मिलेगा। सिंपल एक बॉक्सर की लाइफ की स्टोरी है, पर जिस तरह उस स्टोरी को टेल किया है वो असली खूबसूरती है। ये मांगा स्लैश एनिमे पढ़ने के बाद भी अगर ये तुम्हारी वन ऑफ द फेवरेट स्टोरी नहीं बनी, लेकिन मैं शर्त लगा के कह सकता कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल स्टोरी जरूर बन जाएगी तुम्हारे लिए। तो भाई अब ये वीडियो खत्म होती है। अगर तुमने आशिता जो नहीं पढ़ा है या देखा है तो होप इस वीडियो ने तुम्हें एक्साइट किया हो, और अगर तुम
ऑलरेडी इसके फैन हो तो ये वीडियो उन्हें शेयर कर सकते हो जिनको तुम्हें ये जबरदस्ती दिखाना हो। बाकी इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की थी कि कुछ भी स्पॉइलर ना दूं, तो फैंस के लिए खुशखबरी है, अगली वीडियो में मैं फुल स्पॉइलर्स के साथ आशिता नाजो पे डिस्कशन करने वाला हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड भी कर चुका हूँ, ताकि उसे भी पी जाओ। इसके अलावा अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं एक शॉर्ट स्टोरी कॉम्पिटिशन टाइप भी कर रहा हूँ। डिटेल के लिए तुम मेरे कम्युनिटी पोस्ट को चेक कर सकते हो। शॉर्ट में बताना है तो इंटरेस्टेड लोग अपनी शॉर्ट स्टोरी सबमिट कर सकते हैं और मैं उन स्टोरीज को डिस्कस करते हुए एक वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए सबमिशन की लास्ट डेट जून की 1 तारीख है। उस वीडियो को बनाने से पहले मैंने छोटी छोटी 2 वीडियोस और प्लान की हुई है। उसके बाद मैं तुम्हारी स्टोरीज को पढ़ना और स्क्रिप्ट लिखना चालू कर दूंगा। अब बस दैट्स इट। जाओ खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। मेरी दूसरी वीडियो आके देखो और बाय।